करें कार्रवाई शुरू। तो देखो भी, बात करें एलएलपी के बारे में। सर जी कुछ जाना पहचाना सा टॉपिक? हाँ बिल्कुल जाना पहचाना सा टॉपिक, एलएलपी एक्ट 2008। सीए फाउंडेशन के अंदर भी हम लोग इस एक्ट को पढ़ करके आए। तो जी फिर दोबारा क्यों है? सीए फाउंडेशन के अंदर आपके पास एक्ट तो आया, लेकिन इसके सभी प्रोविजंस वहां पर कवर नहीं। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो फाउंडेशन के अंदर आप लोगों के कवर नहीं हुए, तो वो प्रोविजन आपके सीए इंटर के अंदर दिए। सर एक क्वेश्चन और है छोटा सा। अगर मान लो कि पूरे एक्ट के अंदर 50 सेक्शन है, 50 में से फॉर एग्जांपल 20 सेक्शन सीए फाउंडेशन के अंदर आ चुकी, तो क्या इसके अंदर भी कंपनी लॉ की तरह सिर्फ आपके पास 30 सेक्शंस आएंगी? तो आंसर है नो। जो आप लोगों के पास में फाउंडेशन के अंदर 20 सेक्शन आ चुकी है, आईसीआई मानता है आपको नहीं आती है, ठीक है? सही है, तो इसीलिए आपको कितनी की कितने सेक्शन दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी? 50 के 50 सेक्शन आप लोगों को दोबारा से करने। तो ठीक है, अब आप लोगों के साथ में जितने बच्चे फाउंडेशन के आपको मिले, तो उनको कह देना भाई एलएलबी ध्यान से कर ले, क्योंकि इंटर में भी दोबारा यही पढ़ना है। जितना पढ़ के आएगा उतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो बिल्कुल ठीक। अब सबसे पहला हम लोगों की बात आई किस चीज को लेकर के कि भैया एलएलबी है क्या? क्या है आपके पास में एलएलबी? क्यों हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ी? देखो, हम लोगों के पास में दो बिजनेस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। पहले बिजनेस स्ट्रक्चर का नाम है पार्टनरशिप, और दूसरे बिजनेस स्ट्रक्चर का नाम है कंपनीज। जो पार्टनरशिप है वो आपके पास में एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। पार्टनरशिप के अंदर जितना भी काम होगा वो सारे के सारे काम पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर, मतलब एग्रीमेंट के बेसिस के ऊपर हम लोग सारा काम करेंगे। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं वो आपके पास में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अप्लाई होते हैं, जो इजी टू कंप्लाई है। रजिस्ट्रेशन करवाओ मत करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, डन। जितने भी डिसीजंस होंगे वो मेजोरिटी के जरिए होंगे। मतलब कि मेजोरिटी का मतलब है जो पार्टनर्स आपस में मेजोरिटी से, मतलब मोर देन 50% पर्सन अगर फेवर में चले गए तो हम लोग पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग दूसरे साइड कंपनी वाले पर आए, तो कंपनी के अंदर आते ही सचिव सारा का सारा काम कंपनी के एमओए और एओए के अकॉर्डिंग। दूसरा, आप लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन लगेंगे। इसके स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन लगेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के। साथ में रजिस्ट्रेशन यहाँ आप चाहो मत करवाओ, लेकिन यहाँ तो रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है, करवाना ही करवाना पड़ेगा। यहाँ जितने भी डिसीजंस होंगे वो मेजोरिटी का फंडा नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि किस जगह पर आप लोगों को जनरल रेजोल्यूशन की जरूरत है, किस जगह पर स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है। मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म जो हैवी रेगुलेटेड मैटर के अंदर। हम चाहते थे कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो जाए जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टनरशिप फर्म जैसी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, और आपके पास में कंपनी जैसी आपके पास में परपिचुअलनेस भी हो। क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर क्या है, कल को कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाए तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। अगर आपके पास मेंबर एक्सपायर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लीगल हेयर ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएंगे। पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर अपना शेयर बेचना चाहे नहीं बेच सकता, लेकिन आपके पास में इसके अंदर कंपनी के अंदर अगर कोई बंदा अपने शेयर्स बेचना चाहता है, अपनी होल्डिंग को कम या ज्यादा करना चाहता है, तो बड़े इजीली वो पर्सन अपनी शेयर होल्डिंग को कम या ज्यादा कर सकता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग चाहते थे कि एक हाइब्रिड आप लोगों के पास क्या मिले, स्ट्रक्चर हम लोगों को मिले। इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एलएलपी बोलते हैं। अब दैट इज अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर पार्टनरशिप जैसी फ्लेक्सिबिलिटी है और आपके पास में कंपनी जैसे रेगुलेशंस है। मतलब जो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको पार्टनरशिप जैसी तो आपके पास इजीनेस प्रोवाइड करे, और वो भी एक रेगुलेटेड मैनर के अंदर, मतलब कि लो रेगुलेटेड मैनर के। तो हम लोगों ने एक नए बिजनेस स्ट्रक्चर को इंडिया में लॉन्च किया जिसका नाम था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए, क्योंकि एलएलपी आपके पास में काम कैसे करेगी, तो हम लोगों ने एक एलएलपी एक्ट 2008 बनाया और मार्केट में लॉन्च किया। तो ये आप लोगों के पास में एलएलपी एक्ट प्लस में आपके पास में एलएलपी रूल्स, हम लोग किसके रिगार्ड पढ़ने वाले हैं, वो आप लोगों के पास में एलएलपी एक्ट के टुवार्ड पढ़ने वाले हैं। तो देखते जाइएगा वाली। तो पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। तो देखना जी कुछ आपके पास में खास बातें मैं इसके अंदर मार्किंग करवाता चला जाऊंगा, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ेंगे सारा। कहता है आपके पास में द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड आपके पास में जस्टिस ऑन द 9 जनवरी 2007 नोटिफाई करते हैं कि एलएलपी एक्ट इंडिया के अंदर क्या है, एप्लीकेबल है।
तो कहते हैं जी एलएलपी एक्ट पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, वो आपके पास में ऐसा नहीं है कि कहीं एप्लीकेबल हो और कहीं एप्लीकेबल ना। द पार्लियामेंट हैज पास्ड ए बिल, जो आपके पास है पार्टनरशिप का 12 दिसंबर 2008 को। एंड आपके पास में जो प्रेसिडेंट है, जो आपके पास में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपनी असेंट ग्रांट की इसको 7 जनवरी 2009 को। और हम लोग इसको किसके नाम से जानते हैं? एलएलपी बोले तो लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008 के नाम से जानते हैं। कहते हैं जी एक्ट हैज एनेक्टेड टू मेक द प्रोविजंस फॉर द आपके पास में फॉर्मेशन एंड आपके पास में रेगुलेशन ऑफ द एलएलपी। और जितने भी मैटर आपके पास में एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, लिक्विडेशन, सब चीजों से रिलेटेड है, वो बातें आपके पास में इस एक्ट में दी गई है। एलएलपी एक्ट के अंदर टोटल मिलाकर के 81 सेक्शंस हैं, 81 सेक्शन है, लेकिन आज की तारीख में 81 सेक्शन क्या कर दिया है? ओमिट कर दिया है। कब से? 1 अप्रैल 22 से। तो मतलब आज की तारीख में बात करूं तो इफेक्टिवली कितने सेक्शंस हैं? 80 सेक्शंस हैं। और कितने शेड्यूल हैं? 4 शेड्यूल्स हम लोगों को दे रखे हैं। जब हम लोग 4 शेड्यूल्स की बात करें, तो 4 शेड्यूल के अंदर हम लोगों को कौन-कौन से शेड्यूल दे रखे हैं? शेड्यूल नंबर 1 तो कहता है जी फर्स्ट शेड्यूल डील करता है म्यूचुअल राइट्स एंड आप लोगों के पास में ड्यूटीज ऑफ द, कहता है जी म्यूचुअल राइट ऑफ आपके पास में म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड आपके पास में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और इसके पार्टनर्स के बीच में। मतलब ये बंदा क्या कहते हैं कि जो शेड्यूल नंबर 1 है, शेड्यूल नंबर 1 है, वो क्या प्रोवाइड करता है? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? एलएलपी एग्रीमेंट बोलते हैं। जो क्या बताएगा? जो आप लोगों के पास में जितने भी आप लोगों के पास एलएलपी के अंदर पार्टनर हैं, उनके राइट और ड्यूटीज को बताएगा। साथ में जो एलएलपी है उसके राइट एंड ड्यूटीज को बताएगा। साथ में आपके पास में जो एलएलपी और आपके पास में इनके पार्टनर्स के बीच के जो राइट एंड ड्यूटीज हैं, जो पावर्स हैं, उसको क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा। जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल कब अप्लाई करता है? जब आपके पास में कोई पार्टनरशिप फर्म अपने आप को किस में कन्वर्ट करवाना चाहे? एलएलपी में करवाना चाहे, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सेकंड शेड्यूल की जरूरत पड़ेगी। बात आई आपके पास में शेड्यूल नंबर 3 को लेकर के। तो शेड्यूल नंबर 3 कब है? जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप को किसमें कन्वर्ट करवाना चाहे? एलएलपी में। शेड्यूल नंबर 4 कब एप्लीकेबल होता है? जब आपके पास कोई अनलिस्टेड कंपनी अपने आप को किसमें कन्वर्ट करवाना चाहे? एलएलपी में करवाना चाहिए। डन। तो इतनी बात क्लियर है। तो हम लोगों के पास में अभी तक नट आपके पास में नट शेल में क्या बातें निकल करके आई? नट शेल में अगर मैं इस पूरे के पूरे मैटर का क्रक्स निकालूं या समरी बनाऊं, तो समरी के अंदर पहला पॉइंट एलएलपी एक्ट 2008 एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया, मतलब पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है। डन है। दूसरा एलएलपी एक्ट, एलएलपी एक्ट 2008 एप्लीकेबल है फ्रॉम, कब से आप लोगों के पास में एलएलपी एक्ट इंडिया के अंदर एप्लीकेबल हुआ? एलएलपी एक्ट देखो जी, क्या इस बंदे ने डेट दी क्या? हाँ दी। वो आपके पास में 9 जनवरी, हाँ जी, फिर कब से? 7 जनवरी, 7 जनवरी 2009 से एप्लीकेबल है। डन है। तीसरी आप लोगों के पास में पॉइंट पॉइंट आया टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 80, टोटल शेड्यूल्स 4। हम लोगों के पास में टोटल कितने शेड्यूल हैं? 4 शेड्यूल हैं। तो शेड्यूल नंबर 1 लोगों का क्या बताता है? सर जी, जो आपका शेड्यूल नंबर 1 है, शेड्यूल नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? एलएलपी एग्रीमेंट को। शेड्यूल नंबर 2 किस बात को रिप्रेजेंट करता है? शेड्यूल नंबर 2 किस बात को रिप्रेजेंट करता है? शेड्यूल नंबर 2 मलिक हम लोगों को बताता है कन्वर्जन प्रोसीजर, कन्वर्जन प्रोसेस। किसकी कन्वर्जन प्रोसेस? जब कोई फर्म किसमें कन्वर्ट होना चाहे? एलएलपी में। शेड्यूल नंबर 3 हम लोगों को क्या बताता है? शेड्यूल नंबर 3 हम लोगों को बताता है कन्वर्जन प्रोसेस किसकी? अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसमें कन्वर्ट होना चाहे? एलएलपी में। शेड्यूल नंबर 4 हम लोगों के सामने क्या रखता है? शेड्यूल नंबर 4 हमें बताता है कन्वर्जन प्रोसेस किसका? अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी
अपने आप को कन्वर्ट करना चाहें किसके अंदर, एलएलपी के अंदर, तो वो किसके अंदर आएगा, वो शेड्यूल नंबर 4 के अंदर का। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बोलो जिसको लेकर। पक्का चले तो मान लीजिए ये आप लोगों के पास में डिटेल है। ये कहते थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड आप लोगों के पास में जो आरओसी है वो सारा का सारा काम किसका देखेंगे, एलएलपी का। तो कहता है आपके पास में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड आपके पास में आरओसी आर इंटरेस्टेड टू टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, किस, एलएलपी का। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू फ्रेम, जो भी रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग, और आपके पास में कोई रेगुलेशन बनाने हैं तो उसके रिगार्डिंग, और जितने भी रूल रेगुलेशन आएंगे उसको हम लोग टाइम टू टाइम किसके अंदर इशू कर देंगे, ऑफिशियल गजट के अंदर इशू कर देंगे। कोई नई बात नहीं आई। कहता है आपके पास में इट इज ऑल्सो नोटेड दैट कि आपके पास में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस हैं वो कहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, एलएलपी एक्ट पर अप्लाई नहीं करेंगे। सर जी अभी तक कोई नई बात हम लोगों ने नहीं पढ़ी। ये कहता है नेक्स्ट आप लोगों के पास में कि नीड टू फॉर्म, कि हम लोगों को एलएलपी आपके पास में बनाने की जरूरत क्यों है। तो कहता है जी लॉ मेकर्स ने एनालाइज किया कि भैया हम लोगों को एक ब्रिंग आउट करना है कि न्यू लेजिस्लेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप to meet the contemporary growth of the Indian economy. A need has been felt out for a आपके पास में new corporate form that would provide all the आपके पास में alternatives to the traditional partnership with the आपके पास में unlimited liability, unlimited personal liability on the आपके पास में one hand, जो आपके पास में स्टैच्यू बेस्ड गवर्नेंस रखे ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एंड आपके पास अनदर हैंड जो आपके पास में किसकी जैसी आपके पास फीचर्स प्रोवाइड करे, हमें पार्टनरशिप जैसी फीचर प्रोवाइड करे। तो कहता है आपके पास में जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप जैसी फीचर प्रोवाइड करे अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी वाली, और दूसरी आप लोगों के पास में जो मतलब क्या करे आपके पास में हम लोगों को ऐसी फीचर्स प्रोवाइड करे, साथ में स्टैच्यू बेस्ड गवर्नेंस भी प्रोवाइड करे। कहता है इन द ऑर्डर टू आपके पास में प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड आपके पास में एंटरप्रेन्योरियल जो इनिशिएटिव्स हैं तो कंबाइन करें आपके पास में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जो आपके पास में कंपनीज एक्ट की और आपके पास पार्टनरशिप की दोनों की आपके पास में फीचर्स प्रोवाइड करें। Thus, the LLP is a business organization, is an alternate corporate business vehicle. It provides the benefit of limited liability, but allow the members the flexibility of organizing their internal structure as आपके पास में the partnership बेस्ड ऑन द म्यूचुअल, जो आपके पास में एग्रीमेंट के जरिए डिटरमाइन होगा वैसा काम प्रोवाइड करे। तो एलएलपी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप प्लस में कंपनी। कहता है आपके पास एलएलपी अनेबल करती है एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोफेशनल्स को, एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ एनी काइंड, एंगेज इन द साइंटिफिक एंड आप लोगों के पास में टेक्निकल डिसिप्लिन, या आपके पास में टू फॉर्म द कमर्शियली जो एफिशिएंट व्हीकल्स हैं जो सूटेड फॉर द रिक्वायरमेंट है। ऑन टू द आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स स्ट्रक्चर, तो एलएलपी आपके पास में सुटेबल है जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, एंड आपके पास में इन्वेस्टमेंट बाय द जो आपके पास वेंचर कैपिटल है, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए एलएलपी बड़े लेवल के ऊपर सूट। ये छोटी मोटी बातें हम लोगों के पास में यहाँ पर कवर होती है। बात करें आपके पास में मेलिंग को लेकर के, तो कहते हैं जी एलएलपी इज आपके पास में लीगल बिजनेस एंटिटी है विद द लिमिटेड लायबिलिटी। ये ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल भी है जो आपके पास में नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी और आपके पास में एट द लो कंप्लायंस, बट आपके पास अलाउड करता है पार्टनर्स को द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे कि नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म। कहते हैं जी एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पर काम करेगी। वाइल आपके पास में जो आपके पास वाइल द एलएलपी इटसेल्फ विल आपके पास लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट टू द असेट्स हो, लायबिलिटी हो, जो भी आपके पास में पैसा है उतना रुपए तक का पेमेंट करने के लिए लायबल। पार्टनर्स केवल उतना पैसा पे करने के लिए लायबल होंगे जितना पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन डिसाइड किया गया है। खास बात क्या है, एलएलपी आपके पास में सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो जितने भी आपके पास में बिजनेस की सेपरेट सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, एलएलपी खुद के नाम से एसेट्स होल्ड कर सकती है, खुद के नाम से कोई भी लायबिलिटी होल्ड कर सकती है, कोई भी पर्सन एलएलपी पर केस कर सकता है और एलएलपी भी किसी पर्सन के ऊपर कोई भी केस फाइल कर सकती है। एलएलपी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है। तो कहते हैं जी एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड आपके पास में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट फॉर्म है, जो हम लोगों को कंपनी के बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगा और हम लोगों को किसके बेनिफिट भी, पार्टनरशिप के बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगा। सिंस द आप लोगों के पास में द एलएलपी कंटेन द एलिमेंट ऑफ बोथ, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बेनिफिट भी हैं और आपके पास पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के बेनिफिट भी है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। किसके बीच का, कंपनी और आपके पास में पार्टनरशिप के बीच का। बराबर है, ये देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके पास में डेफिनेशन क्लोज के ऊपर। यहां से हम लोगों का एक्ट मेनली शुरू होता है, पहले वाला तो यूं ही टाइम पास था। बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर आकर के तो देखिएगा जी पहली डेफिनेशन है एड्रेस। एड्रेस का मतलब क्या है,
जो एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है। डन। दूसरा, एड्रेस का मतलब क्या हो सकता है सर जी? एड्रेस का मतलब है जो भी पर्सन एलएलपी के अंदर पार्टनर है उनके एड्रेस। तो देखिएगा, कहते हैं जी एड्रेस इन रिलेशन टू ए पार्टनर ऑफ द आपके पास में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो अगर इंडिविजुअल है तो जो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है। अगर आपके पास में कहीं पर भी वर्ड है एड्रेस, तो अगर इंडिविजुअल पार्टनर की बात हो तो उसके घर की। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट क्या है एलएलपी के अंदर पार्टनर है, तो उस सिचुएशन में जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एड्रेस के तौर पर देखेंगे। मतलब अगर एलएलपी एक्ट में कहीं पर भी वर्ड एड्रेस है तो एड्रेस के तीन मीनिंग निकले। एक तो एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस, पार्टनर का रेजिडेंशियल है, और आपके पास में अगर कोई पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। बराबर। बात करें जी बॉडी, आपके पास है बॉडी कॉर्पोरेट। व्हाट डू मीन बाय द बॉडी कॉर्पोरेट? तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है आपके पास में मींस ए कंपनी एज डिफाइंड इन द आपके पास में क्लोज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ आपके पास कंपनीज एक्ट। कहता है जी कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर बनाई गई हो तो वो आपके पास में बॉडी कॉर्पोरेट है, और इंक्लूड करेगा अगर कोई एलएलपी रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया तो वो भी आपके पास में बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया तो वो भी किसके अंदर काउंट होगा, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल। तो क्या मैं आपके पास में ऐसा बोल सकता हूँ, ये आपके पास में जो एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है इसकी जगह पर फॉरेन एलएलपी, और आपके पास में जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है क्या मैं इसकी जगह पर बोल सकता हूँ फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी। बराबर है। चलें, ये कहता है आपके पास में बट डज नॉट इंक्लूड, किस किस चीज को हम लोग एलएलपी के अंदर शामिल नहीं करेंगे। कोई अगर आपके पास में कॉर्पोरेशन सोल है, सोल का मतलब कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो एलएलपी की डेफिनेशन में शामिल नहीं होगा, वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं होगा। अगर कोई आपके पास में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चाहे वो किसी भी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं होगी। तो कहते हैं जी एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग ए कंपनी, जो ऊपर आपके पास में डिफाइन की गई है, मतलब जो आपके पास में ऊपर मतलब एनी अदर पर्सन, ये बंदा कहता है जी एनी अदर पर्सन, एनी अदर आपके पास में कॉर्पोरेट, एनी अदर कॉर्पोरेट जो क्या नहीं है, ना तो आप लोगों के पास में कंपनी है और ना ही आपके पास में एलएलपी है। जिसको कौन आपके पास में बता दे, वो सर जी आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दे, नोटिफाई कर दे। तो यहाँ आपके पास में इसके नोट के तौर पर लिख लो आपके पास में एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय, जी जी, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दे, नोटिफाई कर दे, उसको हम लोग किसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में शामिल नहीं करेंगे। तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या चीजें शामिल हुई, टोटल मिला के चार चीजें, कंपनी, इंडियन कंपनी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन कंपनी और फॉरेन एलएलपी। ये चार चीजें आपके पास में डेफिनेशन के अंदर शामिल है, बाकी चीजें नहीं। एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट बात कीजिएगा। डन है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये कहता है जी बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब कोई भी आप लोगों के पास में ट्रेड हो, प्रोफेशन हो, ऑक्यूपेशन हो। तो कहता है जी आपके पास एवरी ट्रेड हो, प्रोफेशन हो, ऑक्यूपेशन हो, सर्विसेज हो, एक्सेप्ट द एक्टिविटी जो आपके पास कौन कैरिड आउट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपके पास में, तो खास तौर पर अपने नोटिफिकेशन के जरिए क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते, तो बात अलग है। तो मतलब हर तरह का बिजनेस ट्रेड इसके अंदर शामिल होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो कहते हैं जी अगर पूरे एक्ट में कहीं पर भी वर्ड आपको क्या देखने को मिले, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब क्या है, पूरे एक्ट में अगर आपको कहीं भी वर्ड क्या देखने को मिले, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब सर जी नॉर्मल सीए, सीए इन प्रैक्टिस से है, जिसके पास में क्या हो, सर्टिफिकेट हो। तो कहता है मीन्स ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हु आपके पास में हु हैज ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर आपके पास में जो सेक्शन नंबर 6 ऑफ दैट एक्ट है। तो सीधे सीधे शब्दों में छोड़ दो ना, एक आपके पास में सी चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब क्या है, सीए इन प्रैक्टिस। पूरे के अंदर आपके पास में अगर कोई भी सीए इन प्रैक्टिस है तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बात करें जी डेजिग्नेटेड पार्टनर की। डेजिग्नेटेड पार्टनर के साथ में मोस्ट 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 इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा, और इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सेक्शन नंबर 7 के साथ वहां जाकर के डिटेल में बातचीत करेंगे। इसके बाद है जी एंटिटी। पूरे वर्ड में अगर अगर आपके पास में कहीं पर भी एंटिटी वर्ड आप लोगों को देखने को मिले पूरे एक्ट में,
वैसे इसने सेक्शन स्पेसिफाई किए 18 है, 46 है, 47 है, 48 है, 49, 50, 52, 53। तो एलएलपी आपके पास में एंटिटी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट, और जिसके अंदर आप लोगों के पास में किसको भी शामिल करेगा, फर्म कॉर्पोरेशन। फर्म का मतलब जो पार्टनरशिप कहता है जी फाइनेंशियल ईयर, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। जो पॉइंट नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, तो इसका बराबर में छोटा सा नोट बना लीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप लोगों के पास में देखिएगा, पहला फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये हाँ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और दूसरा है सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे पहले सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, सब्सिक्वेंट का मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, शुरू होगा आपके पास में फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो आपके पास में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होगा, वो किसके अंदर आएगा, वो आप लोगों के पास में फाइनेंशियल ईयर के अंदर कवर होगा। बात करें आपके पास में फर्स्ट, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर डिपेंड करता है एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अप टू 30 सितंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक कंपनी क्या हुई हो, इनकॉर्पोरेट हुई हो। और दूसरी बात करें आपके पास में एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30 सितंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपकी एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर आपकी एलएलपी 30 सितंबर तक इनकॉर्पोरेट हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में 31 मार्च ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड एज ऑन 1/7/2024। एलएलपी इनकॉर्पोरेट कब हुई है, 1/7/2024 को। फाइंड आउट द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। डन। तो सॉल्यूशन देखिएगा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ एलएलपी इज इक्वल टू फ्रॉम 1/7/2024 टू 31/3/2025 तक आप लोगों का क्या मान लिया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर कंसीडर कर लीजिएगा। दूसरे प्रोस्पेक्टस पर आए, अगर आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो कब, आपके आपके एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो 30 सितंबर के बाद में, तो आपके पास में 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो आप लोगों के पास में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वहां का। एग्जाम्पल, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड, अगर आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है एज ऑन 1/11/2024 को, तो फाइंड आउट करना है
फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये देखिएगा हमारी बात करें सोल्यूशन, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ LLP इज इक्वल टू 1/11/2024, तो मतलब फ्रॉम 1/11/2024 टू 31/3/2026। करेक्ट है? तो कंफ्यूजन है तो बोलो पक्का। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से। चलें, तो ये देखिएगा हमारी, ये कहता है जी फाइनेंशियल ईयर आपके पास इन रिलेशन टू द LLP मींस द पीरियड जो आपके पास में फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। ईयर को है आपके पास में जर्नल। कहता है हाउएवर इफ द LLP आपके पास इनकॉर्पोरेटेड 30 सितंबर आफ्टर द 30 सितंबर ऑफ ए ईयर, द फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च ऑफ द आपके पास में नेक्स्ट आपके पास फॉलोइंग द ईयर, जो आपके पास में जो ईयर फिनिश होगा ना उससे अगली 31 मार्च। बराबर? तो आई थिंक सो अब ये नोटिंग वाला पॉइंट आप लोगों को डन है। ये एग्जांपल आप लोगों के लिए होमवर्क है, मुझे नहीं लगता कि अब आपको उसकी जरूरत है। कहता है आपके पास में नेक्स्ट बात करें फॉरेन LLP, मतलब एक ऐसी LLP, फॉरेन LLP के अंदर दो कंडीशन आपके पास में सेटिस्फाई करनी जरूरी होती है। मतलब फॉरेन LLP के अंदर पहली कंडीशन क्या है? LLP इनकॉर्पोरेटेड, LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लस कंडीशन नंबर टू क्या है? कंडीशन नंबर टू क्या है? हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस, हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। जो आपके पास में प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ लोकेट करें? इंडिया में लोकेट करें। तो वो किसके अंदर आएगा आपके पास में? फॉरेन LLP। करेक्ट है? चलो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करें तो बंदा कहता है कि आपके पास में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसी LLP जो किसमें रजिस्टर्ड हो? अंडर दिस एक्ट रजिस्टर्ड हो। उसी को हम लोग क्या टर्म करेंगे? उसी को हम लोगों के पास में LLP ट्रीट कर लेंगे। कहता है जी LLP एग्रीमेंट। LLP एग्रीमेंट क्या है? देखो हम लोगों को ये बात पक्का पता है, जब आप लोगों के पास में पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है तो पार्टनरशिप फर्म बनाते टाइम क्या दो पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट होगा जो जिसके अंदर सारे राइट ड्यूटीज एंड प्रोसीजर्स मेंशन होंगे कि हम लोग अपनी पार्टनरशिप फर्म को किस तरीके से मैनेज करें। वैसे ही जब आपके पास में LLP प्रिपेयर की जाएगी तो एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा जो क्या बताएगा? जो राइट बताएगा, जो ड्यूटी बताएगा, किसकी? पार्टनर्स की। जो राइट एंड ड्यूटीज बताएगा LLP की। डन है? तो आपके पास में ऐसे आप लोगों के पास में जो राइट एंड ड्यूटीज बताने वाला डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग LLP एग्रीमेंट बोलते हैं। ये कहता है आपके पास में इट मीन्स द एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द LLP और बोथ आपके पास में जो LLP और आपके पास में उसका पार्टनर और बिटवीन द LLP एंड इट्स पार्टनर। कहता है जो डिटरमाइन करता है म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर एंड राइट एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू द LLP। LLP के टुवर्ड आपके क्या राइट एंड ड्यूटीज और आपस में आप लोगों के पास में क्या राइट एंड ड्यूटीज है जो उसको डिफाइन करे वो आप लोगों के पास में क्या है? LLP एग्रीमेंट है। बराबर है? तो बिल्कुल पार्टनरशिप डीड जैसे ही है। कहता है जी फर्स्ट शेड्यूल shall be applicable to all those matter। कौन से those matter के ऊपर? जो not covered by the आपके पास में LLP agreement with respect to the mutual rights and आपके पास में duties। ऐसे जी कहना क्या चाहते हैं समझ नहीं आया। देखो जब भी आपके पास में हम किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं तो क्या उस सिचुएशन में MOA और AOA हम लोगों को सबमिट करना पड़ता है। वैसे ही जब हम लोग किसी LLP को वापस इनकॉर्पोरेट करवाएंगे तो उस सिचुएशन में हमें LLP एग्रीमेंट भी साइन करके जमा करवाना पड़ेगा। अब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कि हर एक LLP के पास में अपना LLP एग्रीमेंट होगा। जब खुद का LLP एग्रीमेंट है तो भाई हमें शेड्यूल नंबर 1 फॉलो करने की जरूरत क्या है? तो शेड्यूल नंबर 1 हम लोगों को दो चीजें प्रोवाइड करता है। पहला फ्रेमवर्क फॉर्मेट कि LLP एग्रीमेंट बनाए कैसा, उसके अंदर किस तरीके से चीजें डाली जाएंगी। दूसरा हम लोगों ने अपना LLP एग्रीमेंट खुद ड्राफ्ट किया। अब कुछ प्रोविजंस ऐसे हो सकते हैं जो LLP एग्रीमेंट शेड्यूल नंबर 1 में दे रखे हो और हमारे LLP एग्रीमेंट के अंदर ना हो।
तो ऐसे सिचुएशन में क्या अप्लाई कर जाएगा, शेड्यूल नंबर 1 अप्लाई कर जाएगा। बराबर, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। कहता है जी नेम, नेम का मतलब क्या है, नेम का मतलब इन रिलेशन टू पार्टनर ऑफ द एलएलपी। अगर इंडिविजुअल है तो जो उसका आपके पास में फॉर्मर फॉर्मर नेम है, मिडिल नेम है और आपके पास में जो सरनेम है, वो चीजें शामिल होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं मेरे नाम की बात करूं, राहुल कुमार अग्रवाल, तो मेरा आपके पास में है, मेरा फॉर्मर नेम क्या है, राहुल, मिडिल नेम क्या है, कुमार, और आपके पास सरनेम क्या है, अग्रवाल। तो वो चीजें किसके अंदर, मतलब वो मेरा मेरा नेम। अगर कंपनी की बात करें, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, तो जिस नाम से वो रजिस्टर्ड है। डन। हाँ जी, बात करें नेक्स्ट वर्ड है पार्टनर। कहीं पर भी पूरे में पार्टनर वर्ड दिखाई दीजिए। तो पार्टनर का मतलब क्या है, पार्टनर का मतलब सर जी कुछ नहीं है, जो भी बंदा एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर पार्टनर के तौर पर रिकॉग्नाइज हो जाए, जिस भी बंदे का नाम एलएलपी एग्रीमेंट में एज ए पार्टनर शामिल हो गया, उसी पर्सन को हम क्या मान लेंगे, पार्टनर। तो कहते हैं एलएलपी इन अ पार्टनर इन रिलेशन टू द एलएलपी मींस एनी पर्सन हु बिकम ए पार्टनर इन द, आपके पास है एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। कहता है जी रीजनल डायरेक्टर है। सर जी रीजनल डायरेक्टर, हाँ हाँ, कंपनी लॉ में भी तो पढ़ा था। वहाँ क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रूल रेगुलेशन बनाने की पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसको ट्रांसफर कर दी, आरटी को डेलीगेट कर दी। तो वैसे ही आप लोगों के पास में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एलएलपी की, एलएलपी का क्या देखने के लिए, एलएलपी एक्ट को मेंटेन करने के लिए, एलएलपी के प्रोसीजर्स को फुलफिल करने के लिए, मतलब एलएलपी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए या उसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए एक अथॉरिटी अपॉइंट कर दी गई, उसका नाम क्या है, आरडी। मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द, आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट और कंपनीज एक्ट, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, आरडी बोलेंगे। कहता है जी रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार का मतलब यहाँ पर आरओसी से है। सीधी सी बात है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि पूरे के पूरे कंपनी लॉ को मैनेज करने की पावर किसके पास, आरओसी के पास। तो एलएलपी को भी मैनेज करने की पावर किसके पास, आरओसी के पास। तो यहाँ रजिस्ट्रार का मतलब क्या है, आरओसी से। मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एज ए, आपके पास रजिस्ट्रार, आपके पास एडिशनल रजिस्ट्रार या ज्वाइंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार, तो वो आपके पास में जो कंपनीज एक्ट में अपॉइंट किया गया है वही पर्सन, मतलब सो कॉल्ड आरओसी। पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 15, ये जब स्मॉल एलएलपी का कंसेप्ट लॉन्च हुआ था, तो स्मॉल एलएलपी का कंसेप्ट जब लॉन्च हुआ तो 4 नंबर के अंदर इस कंसेप्ट ने बड़ी धूम मचाई। पहले सारे तो आरटीपी, सारे एमटीपी, फिर पेपरों के अंदर धड़ाधड़ धड़ाधड़, चाहे फाउंडेशन का पेपर हो चाहे इंटर का पेपर हो, सभी पेपरों के अंदर एक साथ आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास में इंपॉर्टेंट है, किसी भी टाइम आपके पास में धमाका कर सकता है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पीछे इस बंदे ने, इस कंसेप्ट ने अपने आप में बहुत ज्यादा धूम मचाई थी, हर जगह पेपर के अंदर आ जाता था। तो देखिएगा आपके पास में डन। तो स्मॉल एलएलपी का मतलब क्या है, स्मॉल एलएलपी मीन्स ए एलएलपी विच फुलफिल, विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। फॉलोइंग कंडीशन, तो फॉलोइंग कंडीशन के अंदर पॉइंट नंबर 1 पर कहता है आपके पास में कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितने रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन किसी भी कीमत में आप लोगों का 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है आपके पास में टर्नओवर, वो आपके पास में 40 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लस ये दोनों कंडीशंस के बीच में प्लस डाल दीजिएगा, दोनों कंडीशन आप लोगों को फुलफिल करने की जरूरत है। और एनी अदर कंडीशन, नोटिफाइड बाय सीजी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दे, कोई भी दूसरी कंडीशंस नोटिफाई कर दे। बराबर है, और कुछ नहीं। ये बंदा कहता है, इतनी टिपिकल डेफिनेशन दे रखी है, कहता है जी कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज,
या फिर हायर अमाउंट जो 5 करोड़ तक, ये आगे वाली लाइन तो कट ही कर दो, नहीं तो आप पेपर वाले दिन भी मेरे से फोन करके पूछोगे। हटा दो, ये वाली लाइन हटा दो, प्रिस्क्राइब तक। तो कहता जी कंट्रीब्यूशन कितने रुपए से ज्यादा ना हो, 25 लाख से। कहता जी टर्नओवर कितने रुपए से, टर्नओवर आप लोगों के पास में, टर्नओवर आपके पास में कितने रुपए से ज्यादा ना हो, डज नॉट एक्सीड 40 लाख। बराबर, बाकी क्वेश्चन सेट कर दो। करेक्ट है। और आपके पास में जो अदर कंडीशंस है जो भी प्रिस्क्राइब कर दीजिए। बराबर, इसके अलावा कुछ नहीं। ये समरी चार्ट में यहाँ, अगर पूरे के पूरे कंपनी, अगर एलएलपी एक्ट के अंदर कहीं पर भी ट्रिब्यूनल वर्ड है, तो ट्रिब्यूनल का मतलब एनसीएलटी से है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। पूरे आपके पास में कंपनी लॉ में जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वही मीनिंग हम लोग सेम मीनिंग क्या करेंगे, कंफ्यूजन है तो इसको लिखो। पक्का ना, डन। ये कहता है आपके पास में नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई करेगा? एक बात सीधी सीधी सी देखना, ज्यादा चक्कर पे पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में कोई वर्ड एलएलपी एक्ट में बताया गया है, मतलब एलएलपी में भी है, ध्यान से सुनना, एलएलपी में और कंपनी एक्ट में, अगर दोनों मीनिंग सेम है तो आपके पास में किसी की भी चला लो, क्या फर्क पड़ता है? एक वर्ड का मीनिंग एलएलपी में है, यहाँ नहीं है, तो किसकी चलेगी? एलएलपी की। यहाँ नहीं है और किसके अंदर है, तो किसकी चलेगी? कंपनी की। और पार्टनरशिप वालों के साथ तो इसका बड़ा झगड़ा है। ये कहता है भाई कुछ भी हो जाए, हम किसकी बात नहीं मानेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात नहीं मानेंगे, वो आउटडेटेड है, पुराने जमाने का लॉ है। तो बंदा कहता है आपके पास में द वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग आपके पास सेम मीनिंग ले लेंगे जो उस एक्ट में दिया गया। मतलब अगर आपके पास एलएलपी एक्ट में कोई बात बताई गई है और सॉरी कंपनीज एक्ट में कोई बात बताई गई है और एलएलपी एक्ट के अंदर वो बात नहीं है, तो हम क्या मीनिंग ले लेंगे? जो कंपनी एक्ट में बताई। और आपके पास में कहता है कि अगर पार्टनरशिप एक्ट का कोई भी प्रोविजन किसके अंदर अप्लाई नहीं करेगा, एलएलपी के अंदर अप्लाई नहीं करेगा। बराबर है। तो इसके अंदर कुछ खास अभी तक इंपॉर्टेंट बातें आई नहीं है, जो आई थी वो हम कहता है जी कुछ आप लोगों के पास में फीचर्स दे रखी है। तो पहला पॉइंट देखिएगा, कहता है जी एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम लोग एलएलपी एक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां आप जब बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ते हैं तो बॉडी कॉर्पोरेट में कितनी चीजें शामिल हुई? क्या? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो मतलब हर एक आपके पास में एलएलपी अपने आप में क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। दूसरा कहता है जी परपेचुअल सक्सेशन। हाँ, क्योंकि एलएलपी आपके पास एग्जिस्टेंस में कब आती है? जब आपके पास में एलएलपी एग्जिस्टेंस के अंदर कब आएगी? जब आपके पास में क्या हो जाए? जब एलएलपी का रजिस्ट्रेशन हो जाए। जब तक आपके पास एलएलपी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो तब तक आपके पास में एलएलपी एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आएगी। तो दैट मीन्स कि एलएलपी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस बाय द कोज ऑफ लॉ। तो इसकी डेथ भी किसकी वजह से होगी? लॉ की वजह से। मतलब तलवार पे जीने वाले व्यक्ति तलवार से ही मरते हैं। बराबर है। तो इसीलिए लॉ के ऊपर, लॉ से जीने वाले, लॉ से आपके पास में चलने वाला व्यक्ति किससे एक्सपायर होगा? लॉ से ही। यानी कि इसके अंदर पार्टनर आए जाए, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, उससे एलएलपी की सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जब परपेचुअल सक्सेशन हम कंपनी में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि कंपनी के अंदर क्या बोलते हैं कि कंपनी आपके पास में कंटिन्यू रहेगी, चाहे मेंबर आए चाहे जाए, चाहे आपके पास एक्सपायर हो चाहे आपके पास में इंसेन हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले, कहना जी सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ बिल्कुल, आपके पास में एलएलपी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कंपनी अपने एलएलपी खुद के एक्ट के लिए खुद लायबल है। एलएलपी के किए हुए एक्ट के लिए कौन लायबल नहीं है? पार्टनर लायबल नहीं है। अगर पार्टनर लायबल भी है तो टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जितना कैपिटल उन लोगों ने कंट्रीब्यूट कर रखा है। जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में जितने रुपए की फेस वैल्यू के शेयर किसी ने खरीद रखे हो, पार्टनर ने खरीद, वो सिर्फ शेयर होल्डर ने खरीद रखे हो। तो वही बात ये बंदा यहाँ भी कहता है। सेक्शन नंबर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो एलएलपी एक्ट प्रोवाइड करता है, द एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट आपके पास फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एंड एक लीगल, आपके पास में लीगल एंटिटी है सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्ट।
कहता है जी एलएलपी इज लायबल टू द आपके पास में फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट्स, बट आपके पास में लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू देयर आपके पास में एग्रीड कंट्रीब्यूशन। जितने रुपए का कंट्रीब्यूशन वो लोग पे करेंगे उतने तक ही लायबिलिटी। कहता है जी म्यूचुअल एजेंसी, जैसा नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में होता है ना, ये पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ए है और ये आप लोगों के पास में पार्टनर बी है। मैं नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म की बात करता हूँ, तो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या है, अगर फर्म ने कोई काम किया तो उसके लिए ए जिम्मेदार है, बी जिम्मेदार है। अगर ए ने कोई काम किया तो फर्म जिम्मेदार है और ए भी जिम्मेदार है और बी भी जिम्मेदार है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में बात करूं, ए के किए हुए काम से ए भी जिम्मेदार और बी भी जिम्मेदार, बी के किए हुए काम से ए भी जिम्मेदार और बी भी जिम्मेदार, बराबर है। तो लेकिन आपके पास में म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट है ना, कहाँ अप्लाई नहीं करेगा, एलएल। तो कहता है जी नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट, आपके पास ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और आपके पास अनऑथराइज एक्शन ऑफ द आपके पास में अदर पार्टनर्स, दस द इंडिविजुअल पार्टनर आर शील्डेड फ्रॉम द ज्वाइंट लायबिलिटीज क्रिएटेड बाय द अनदर पार्टनर्स। कहता जी अगर कोई दूसरा पार्टनर कोई लॉ आपके पास में क्या कर दे, कोई रॉन्ग एक्ट कर दे, अनलॉफुल काम कर दे, तो उसके लिए सिर्फ वही पार्टनर लायबल होगा, ओन लायबल नहीं होगा, अदर पार्टनर लायबल नहीं। तो कहता है जी इन द अनदर वर्ड सभी पार्टनर एजेंट है, किसके एजेंट है, एलएलपी के, लेकिन कोई भी पार्टनर एक दूसरे का एजेंट नहीं है। इसीलिए आप लोगों के पास में एक पार्टनर के किए हुए काम से दूसरा पार्टनर इफेक्ट नहीं। कहता है जी एलएलपी एग्रीमेंट, हाँ एक ऐसा आपके पास में स्ट्रक्चर या रिटर्न डॉक्यूमेंट जो आपके पास क्या बताए, जो राइट एंड ड्यूटीज को एक्सप्लेन करे। किसके राइट एंड ड्यूटीज को, पार्टनर्स के। किसके राइट एंड ड्यूटीज को, एलएलपी के। कहता है जी आर्टिफिशियल पर्सन, हाँ एलएलपी आपके पास में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस है, मतलब लॉ के जरिए क्रिएटेड पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन नहीं। कहता है जी कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब स्टाम्प, या कंपनी के लिए स्टाम्प रखना मैंडेटरी है ना, कंपनी चाहे तो अपनी स्टाम्प बनवा सकती है और कंपनी चाहे तो अपनी स्टाम्प मना भी कर सकती है। तो सेम रूल इस पे भी अप्लाई करेगा, एलएलपी पर भी अप्लाई करेगा। अगर एलएलपी चाहे तो अपनी स्टाम्प बनवा सकती है और एलएलपी चाहे तो अपनी स्टाम्प के लिए मना भी कर सकती है। करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है जी लिमिटेड लायबिलिटी, हाँ लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का फंडा क्या है, सीधी सीधी सी बात है, पार्टनर्स आर लायबल, पार्टनर्स आर लायबल फॉर देयर कंट्रीब्यूशन अप टू, अप टू लेवल में आपको भी है फोर की जगह पर आप पर लायबल है दैट कंट्रीब्यूशन, अप टू देयर कंट्रीब्यूशन, जितना कंट्रीब्यूशन वो लोग करेंगे सिर्फ उतने के लिए लायबल है, बाकी चीजों के लिए इसकी कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं। बराबर है। चलो आगे। क्या है जी मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, आपके पास में बिजनेस, तो देखो जब भी हम लोग एलएलपी की बात करते हैं, एलएलपी के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं, मतलब एलएलपी के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं, पार्टनर्स जितने भी पर्सन्स हैं ओनर कैपेसिटी में, उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक तो पार्टनर और आपके पास में एक डीपी, डीपी स्टैंड फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। एलएलपी के जितने भी डेली रूटीन के काम करने की पावर है वो सारे कौन डिसाइड करेगा, डीपी डिसाइड करेगा। तो कहता है आपके पास पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस, बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सच लीगल बिजनेस को कैरी आउट। बराबर। कहता है जी मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास मिनिमम की लिमिट तो दे रखी है कि मिनिमम कितने पार्टनर होने जरूरी है, दो। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट फॉर आपके पास में मैक्सिमम पार्टनर, मैक्सिमम। करेक्ट है। चलो अच्छा, पार्टनरशिप फर्म, क्या एलएलपी भी एक प्रकार की पार्टनरशिप ही है? क्या जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है व्हेन टू और मोर पर्संस कम्स टुगेदर फॉर शेयरिंग आपके पास प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस which is carried on by any of them or all of them। बराबर है, ऐसे लिखो होते हैं। मतलब आपके पास में पार्टनरशिप बनती ही किसके पर्पज से है, बिजनेस करने के पर्पज से है। तो एलएलपी भी बनेगी किसके पर्पज से, बिजनेस करने के पर्पज से। और इस बिजनेस का पर्पज सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके पास प्रॉफिट मोटिव है। मतलब एलएलपी क्या नहीं हो सकती, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। कहता है जी इन्वेस्टिगेशन,
हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है। किस चीज के लिए पावर है कि भैया जब भी आपके पास में एलएलपी के मतलब क्या जो अफेयर्स हैं वो आपके पास में सही दिखाई ना दे, उसके हरकतें सही दिखाई ना दे, ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है ये एलएलपी को चेक करने के लिए। कहता है आपके पास में कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, हाँ अमलगमेशन है, मर्जर है, जैसे नॉर्मल कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है वैसे ही किसके ऊपर अप्लाई करेगा, अप्लाई करेगा। कहता है जी कन्वर्जन इनटू एलएलपी, हाँ कोई भी फर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, अपना कन्वर्जन किस में करवा सकती है, बस डन। जब पुराने टाइम पर मतलब 2008 में जब एलएलपी बनाई गई थी, तो एलएलपी के बनाते टाइम जितने डॉक्यूमेंट हमें जमा करवाने वो सारे फिजिकल फॉर्मेट में जमा होते थे। लेकिन हम लोगों ने 2016 से सारे डॉक्यूमेंट को किस में जमा करवाना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। मतलब एलएलपी के जितने भी रूल रेगुलेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है किसके पास में, आरओसी के पास में, या आरओसी को जो भी डॉक्यूमेंट किसके पास सबमिट करना है, एलएलपी या उसके पार्टनर को, तो सारे के सारे आपके पास में कंप्लायंस किस में किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। तो कहता है जी एवरी फॉर्म या फिर आपके पास में डॉक्यूमेंट हो रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड और डिलीवर्ड अंडर द आपके पास में एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कहते हैं जी शेल बी फाइल्ड इन द आपके पास में कंप्यूटर रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक, इसके अंदर या फिर आपके पास में वेबसाइट है जो आपके पास में www.mca.in एंड आपके पास ऑथेंटिकेटेड बाय द पार्टनर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या कर दे, उसको ऑथेंटिकेट कर देगा, साइन कर दे। कहता है जी फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, तो बंदा कहता है आपके पास में फॉरेन एलएलपी का मतलब क्या है, एक एलएलपी जो फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड, मतलब एक ऐसी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेटेड तो कहाँ है, इंडिया में, लेकिन आपके पास में प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है जिसका, आउटसाइड, वो जो लेकिन आपके पास इनकॉर्पोरेटेड कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, और प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ लोकेट करता है, इन इंडिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन। पक्का ना, चले इतनी बातें समझ आ रही हैं, ये कुछ आपके पास में छोटी सी बात है। तो कहता है आपके पास में एलएलपी एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों के पास में ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड, इसके बेसिस के ऊपर, एग्रीमेंट बेसिस के ऊपर। कहता है जी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है विदाउट इम्पोजिंग द जो डिटेल्ड लीगल प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आसान है फॉर्म करने के लिए, साथ में बोल द पार्टनर एंजॉय करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी को, और फॉर्म अगर डिसॉल्व करना चाहे तो बड़ा आसान है, इसके लिए हमें आपके पास कंपनी के स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये कहता है जी पार्टनर कि कौन कौन पर्सन एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, तो सर जी कोई भी पर्सन एलएलपी में पार्टनर बन सकता है बशर्ते के तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहला, मेजर हो, मेजर हो, दूसरा साउंड माइंड हो, और तीसरा क्या हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, बराबर है। लेकिन आपके पास में जब हम लोग एलएलपी एक्ट पढ़ते हैं तो ये तो डेफिनेशन ही पॉजिटिव है, डन। इसके नेगेटिव सेंस क्या है कि कौन कौन पर्सन आपके पास में एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता, ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड हो, एक ऐसा पर्सन जो इंसॉल्वेंट मतलब नॉट डिस्क्वालीफाई, जो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ हो, तो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ का मतलब क्या है, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ का मतलब क्या है, वो आपके पास इंसॉल्वेंट हो, फॉरेन आपके पास में एनिमी हो, या फिर आपके पास में जिसके एमओए एओएस को क्या ना करते हो, ऑथोराइज ना करते हो, तो लॉ कैसे बताता है। कहता है जी कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट किसमें पार्टनर बन सकता है, एलएलपी में। हाउएवर द इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग द पार्टनर, कब, जब आपके पास में ही फाउंड ऑफ द अनसाउंड माइंड, या फिर आपके पास में वो बंदा क्या हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। तीसरा आप लोगों के पास में या फिर उसकी एप्लीकेशन क्या हो, पेंडिंग हो, इसके लिए कि भैया अभी तक आपके पास में, अभी तक इस बंदे की एप्लीकेशन दी, इसने एप्लीकेशन दी थी या इसके बिहाफ पर किसी ने एप्लीकेशन दी थी कि भाई मुझे क्या डिक्लेयर कर दो, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, अभी तक गवर्नमेंट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया या नहीं किया का फैसला नहीं, बराबर, तो ध्यान से देखना। ये इंसॉल्वेंट का फंडा क्या है, नॉर्मल अगर हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर बात करें तो वहां क्या बोलते हैं, जब लाइबिलिटी आपकी किससे ज्यादा हो जाए, मतलब जर्नल रूल क्या है इंसॉल्वेंसी का, जर्नल रूल है जब आपके पास में असेट्स कम हो किसके कंपैरिजन में, लाइबिलिटी के कंपैरिजन में, प्लस आप क्या हो, प्लस आप क्या हो, अनेबल हो टू पे,
करंट डेप्ट, जैसे जैसे डेप्ट आपके पास में ड्यू होते जा रहे हैं, आप उनको पे करने में कैपेबल ना हो, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को क्या मान लिया जाएगा? इंसॉल्वेंट मान लिया जाएगा। जनरल रूल फॉर इंसॉल्वेंसी, जनरल रूल फॉर इंसॉल्वेंसी। बात करें आपके पास में किस चीज को लेकर के? स्पेशल रूल की। तो अगर कोर्ट अब किसी भी पर्सन को इंसॉल्वेंट कैसे डिक्लेयर करेगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है आप लोगों के पास में court, बराबर, ये मिस्टर ए नाम से एक पर्सन है। इस बंदे ने डिसाइड किया कि भाई मैं कोर्ट के पास अप्लाई करूंगा। किस बात के लिए अप्लाई करूंगा? कि मुझे क्या डिक्लेयर कर दिया जाए? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। इस बंदे ने कोर्ट के पास अप्लाई किया 1/5/2024 को। डन। कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया 1/7/2024 को, और मिस्टर ए को क्या कर दिया? डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। और सेम डेट को कोर्ट क्या करेगा? इसी डेट को प्लस अपॉइंट करेगा ए ऑफिशियल रिसीवर या फिर ऑफिशियल असाइनी। एक ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी को क्या कर दिया जाएगा? अपॉइंट कर दिया जाएगा, बराबर है। अब जो आप लोगों का ये ओए है, ऑफिशियल असाइनी है या ओआर है, ऑफिशियल रिसीवर है, आपके पास क्या करेगा? ये बंदा सबसे पहले आपके पास में सेल करेगा ऑल द असेट्स ऑफ मिस्टर ए, प्लस आप लोगों के पास में ये बंदा क्या करता है? सेटल करेगा, सेटल द लाइबिलिटीज ऑफ मिस्टर ए। कहते हैं जी मिस्टर ए की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं सेटल कर देगा। और पॉइंट नंबर 3 पर ये बंदा क्या करेगा? रिपोर्ट सबमिट करेगा। टू कोर्ट। डन। कितने के एसेट से कितने की लाइबिलिटी का भुगतान कर दिया, और एसेट से लाइबिलिटी अवेलेबल नहीं है, बराबर है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, बराबर। अब जैसे ही स्टेप नंबर 3 आप लोगों के पास में फुलफिल हुआ, कोर्ट के पास में रिपोर्ट आ गई कि भाई इस मिस्टर ए की सारी एसेट सारी लाइबिलिटी हम लोगों ने क्या कर दी है? हम लोगों ने सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज को क्या कर दिया है? सचिव आप लोगों के पास में बेच दिया, मतलब कि सारी एसेट्स को बेच दिया, जितनी लाइबिलिटी भुगतान हो सकती थी कर दी, बाकी पैसे नहीं है, इस पर्सन को आपके पास में फ्री कर दिया। अब कोर्ट ने क्या किया? यहाँ करके फॉर एग्जाम्पल 1/5/2025 में रिपोर्ट सबमिट हुई आपके पास में 1/5/2025 को ऑन द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, ऑन द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, कोर्ट passes an order to discharge Mr. A from insolvency। एक बार कोर्ट ने आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि आज के बाद आपको क्या ट्रीट नहीं किया जाएगा? इंसॉल्वेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो इस ऑर्डर के इशू करने के बाद में मान लो एक क्रेडिटर था जिसको ए से 5 लाख लेने थे, 3 लाख ही रिकवर हो पाए, तो फर्दर फ्यूचर में 2 लाख रुपए की डिमांड नहीं कर सकता, करेक्ट है। तो अब आपके पास में दूसरी डेट हुई ये, बराबर है। अब देखो कौन कौन पर्सन आप लोगों के पास में पार्टनर नहीं बन पाएगा। 1/5 को एप्लीकेशन दी, और एप्लीके ऑर्डर कब आया? 1/7/2024 को। तो इस दौरान आप लोगों के पास में आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, इस पीरियड को क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन पेंडिंग। फॉर इंसॉल्वेंसी, बराबर है।
अच्छा, क्या आपके पास में 1/7/2024 को इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो चुकी है? हो चुकी है। इस पीरियड के दौरान ये बंदा अपने आप में क्या टर्म हो रहा है? इंसॉल्वेंट टर्म हो रहा है? हाँ, इंसॉल्वेंट टर्म हो रहा है। तो आपके पास में इसको क्या बोलेंगे? हाँ, अभी तक हम लोग जिसको क्या इश्यू नहीं हुआ है, इंस अभी तक आपके पास में क्या डिक्लेयर नहीं हुआ है? सर्टिफिकेट। तो इसको बोलते हैं इस पीरियड के दौरान अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। किसी बच्चे को डाउट है तो बता दीजिए। इस पीरियड के दौरान हम लोग उसको क्या टर्म करते हैं? इन आपके पास में अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। डिस्चार्ज कब होगा? जब आपके पास में कोर्ट ऑर्डर दे। बराबर है। तो यानी कि अगर कोई पर्सन फेज नंबर 1 में तो भी पार्टनर नहीं बन पाएगा। अगर कोई पर्सन फेज नंबर 2 में है तो भी वो बंदा क्या नहीं बन पाएगा? पार्टनर नहीं बन पाएगा। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो प्लीज बोलिएगा। बराबर। चलें तो देखिए, ये कहता है आपके पास में कौन कौन पर्सन पार्टनर बन सकता है। हु कैन बिकम द पार्टनर? तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंडिविजुअल हो जो आपके पास में रेजिडेंट है, चाहे आपके पास नॉन रेजिडेंट हो, क्या फर्क पड़ता है? आपके पास में इंडियन हो चाहे आपके पास में इंडिया के बाहर का हो। कहता है जी कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, मतलब एक फर्म दूसरी फर्म में पार्टनर बन सकती है। कोई भी कंपनी आप लोगों के पास पार्टनर बन सकती है, हाँ बन सकती है। कहता है जी कोई फॉरेन एलएलपी पार्टनर बन सकती है, हाँ बन सकती है, बशर्ते कि वो क्या ना हो, अलाइन एनिमी ना हो। कहता है आपके पास में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो आपके पास में क्या हो, फॉरेन एलएलपी हो बन सकती है, फॉरेन कंपनी है क्या वो पार्टनर बन सकती है, हाँ। लेकिन आपके पास में खतरा, खतरा मुस्कुराते हुए ये कहता है मालिक आपके पास में, ये बंदा कहता है ये यहाँ आपके पास में खतरा है, ये मुस्कुराते हुए गलती करवा देता है। तो कहता है आपके पास में कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या फिर आपके पास में कोई भी कॉरपोरेशन हो, वो क्या नहीं बन सकता? कैन नॉट बिकम द पार्टनर। किसके अंदर? LLP। बराबर है। कोई कंफ्यूजन है तो बराबर। अच्छा, अगर कोई फॉरेन वाला पर्सन, अगर कोई फॉरेन वाला पर्सन फॉरेन एलएलपी इंडिया के अंदर पार्टनर बनना चाहती है, तो जैसे ही पार्टनर बनेगी उस सिचुएशन के अंदर क्या उसके इंडिया में असेट्स और लायबिलिटी में चेंज आ जाएगा? एक नई एसेट्स क्रिएट हो गया, राइट, क्रिएट हो गया उसके पास में। तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है? तो क्या फेमा की कंप्लायंस करनी पड़ेगी? फेमा कंप्लाई करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। तो वही बात ये बंदा यहाँ भी कहता है कि अगर आपके पास में कोई ट्रांजेक्शन है तो उस सिचुएशन में आपको किसके रूल रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी? फेमा की। बराबर। अच्छा जी, ये नेक्स्ट पॉइंट पर छोटा सा पॉइंट ही है सेक्शन नंबर 6 के अंदर कि क्या आप लोगों के पास में मिनिमम पार्टनर्स की लिमिट सेट की गई है क्या? हाँ सर जी, हर एक एलएलपी में कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए? दो। बराबर है। मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए? दो। मैक्सिमम पार्टनर, मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? दो। और मैक्सिमम पार्टनर कितने? नो लिमिट। अब क्वेश्चन रेज होता है, सर जी आपने ना कंपनी एक्ट में एक बात बताई थी, क्या बताया था? वहां आपने हम लोगों को कहा था कि अगर किसी कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन की जरूरत, जैसे पब्लिक कंपनी के केस में 7 पर्सन हो और आपके पास में नंबर ऑफ पर्सन 7 से कम चले जाए और कंपनी अपना बिजनेस कैरिड आउट किए जा रही है, करेक्ट है? 6 महीने गुजर गए, मतलब 6 महीने बीत बीत गए, करेक्ट है? तो 6 महीने के बाद लिया गया अगर कोई भी डेप्ट है, उसके टुवार्ड कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। कौन से मेंबर्स की? जिन लोगों को इस फैक्ट की जानकारी थी। क्या ऐसा कुछ एलएलपी में भी है? क्या ऐसा कुछ एलएलपी में भी है? चेक कर लेते हैं। ये कहते हैं इफ एट एनी टाइम द आपके पास में मेंबर ऑफ द आपके पास में पार्टनर नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ द एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो द टू, दो से कम चले जाए, द एलएलपी इज कैरिड ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ। कहता है जी 6 महीने से ज्यादा आप लोगों के पास में बिजनेस कैरिड आउट करें, while the person is so reduced, the person who is only the partner of the LLP during the period जो आपके पास में कैरी ऑन करता है आपके पास में बिजनेसेस आफ्टर द 6 मंथ, एंड जिस बंदे को किसकी बात इस फैक्ट के बारे में क्या हो, नॉलेज भी हो, दैट इट इज कैरिड द बिजनेस
आपके पास में हिम अलोंग, तो ऐसे सिचुएशन में शेल बी पर्सनली लायबल फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ आपके पास में एलएलपी इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड, 6 महीने के बाद वाले पीरियड पे। तो सर जी एक छोटा सा चार्ट बनवा दो, यहाँ पर भी आप हमारा दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास में नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी के अंदर सर जी दो हिस्सों में हम लोग चीजों को डिवाइड करते हैं। पहला मिनिमम पार्टनर, दूसरा मैक्सिमम पार्टनर। मिनिमम पार्टनर 2 और मैक्सिमम पार्टनर नो लिमिट, नो लिमिट। डन है, चलें बराबर। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। इफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी goes below लिमिट ऑफ, आपके पास में लिमिट ऑफ मिनिमम पार्टनर, मिनिमम पार्टनर डन। अगर आप लोगों की लिमिट कितने से कम चली जाए सर जी, आपके पास में 2 से कम चली जाए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दो बातें। ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ, ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ एनी लाइबिलिटी इनकर्ड, अगर कोई भी लाइबिलिटी क्या हो इनकर्ड हो, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, लाइबिलिटी ऑफ ओनली पार्टनर, क्योंकि 2 ही पार्टनर थे, 2 से कम चली गई तो एक पार्टनर रहा ना, तो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर लिमिटेड है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर लिमिटेड है, बराबर है। दूसरे पॉइंट पर आए। आफ्टर द फर्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीने के बाद, नेक्स्ट पॉइंट है एनी लाइबिलिटी इनकर्ड, अगर कोई भी लाइबिलिटी इनकर्ड की जाती है बाय एलएलपी, तो ऐसी सिचुएशन में दो बातें। फैक्ट नॉन टू ओनली पार्टनर, कौन सा फैक्ट की संख्या मैं अकेला ही बचाऊं, और दूसरा आप लोगों के पास में फैक्ट नॉट नॉन टू ओनली फैक्ट ओनली पार्टनर, बराबर। अगर फैक्ट नॉन टू ओनली पार्टनर है तो लाइबिलिटी टुवर्ड सच डेट अनलिमिटेड होगी, और लाइबिलिटी टुवर्ड सच डेट लिमिटेड होगी। अगर फैक्ट की जानकारी नहीं है तो, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दीजिएगा।
फॉलोइंग। कोई भी अगर आप लोगों के पास में डाउट है तो प्लीज बोलिएगा। पक्का? इसे मालिक चले, तो ये आप लोगों के पास में छोटा सा पॉइंट इससे रिलेटेड मिनिमम पार्टनरशिप करेक्ट है। तो आज के लिए हम लोग इसमें सिर्फ इतना ही टास्क करेंगे, बाकी पोर्शन कल से शुरू करेंगे कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसको थोड़ा काम करने की जरूरत है। और उसी के साथ में कल फिर हम लोग इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस की तरफ भी मूव